गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। गणितीय योग्यता संबंधित प्रश्नों का अध्याय जो आपका चल रहा था उसका कल मैंने बेसिक बताया था। आज उसके प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे कुछ प्रश्न। नॉर्मली आपके बीजगणित के जो फॉर्मूले हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, माइनस का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और बुक में सारे लिखे हुए हैं रीजनिंग के टॉपिक में, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखो, राम और श्याम की उम्र का अनुपात 5:7 है तथा योग 84 है। 7 वर्ष बाद उम्र का अनुपात क्या होगा? तो सुनो मेरी बात। नॉर्मली जब इस प्रकार के अध्याय आते हैं, उम्रों से संबंधित प्रश्नों के अध्ययन जब हम करते हैं, तो एक तो ये एक्स का लफड़ा है ना, वो बड़ा बेकार होता है कि इसके अनुपात दे दिया 5:7 में, मान लो इनकी उम्र 5x और 7x। मैं एक बार तो सवाल को बिना एक्स से करवाऊंगा और एक बार एक्स से करवाऊंगा, ठीक है। इस सवाल को एक्स से करेंगे क्योंकि ये एक्स से ज्यादा सिंपल है, इसको बिना एक्स से करेंगे, ये बिना एक्स से ज्यादा सिंपल है। तो जो चीज ज्यादा सिंपल जिससे रहेगी उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। और मेन सब्जेक्ट हमारी यही है पढ़ाने की, इसीलिए रीजनिंग को पढ़ा रहे हैं। देखो, बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ यदि एक बार समझ में आ जाए तो शानदार मन लगता है इसको पढ़ने में। इसकी उम्र का अनुपात 5:7 दे रखा है और ये 7 वर्ष बाद की उम्र पूछ रहा है। मान के चलो आज वर्तमान आयु यदि मैं आपको मेरी बताऊं, जैसे 27 वर्ष है, 28 वर्ष है, तो आज से 5 साल बाद कितनी होगी? तो हम 27 में 5 जोड़ोगे या 28 में 5 जोड़ोगे? और फिर मैं बोल दूं जैसे आज से 5 साल पहले कितनी आयु थी, तो आप घटाओगे। इसका सीधा अर्थ है किसी बच्चे की वर्तमान उम्र 10 साल है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? 15 साल। 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या रही होगी? 5 साल। तो पहले के लिए तो घटाते हैं और बाद के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यह वही बात है। राम और श्याम की उम्र का अनुपात दे रखा है 5:7। राम और श्याम इनकी जो उम्र का अनुपात है वो है 5:7 और जो योग है वो कितना दे रखा है? 84। इनका टोटल योगफल करो अनुपातों का, 7 और 5 12, कितना दे रखा है? 84। और 12 से ये काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7। यानी एक का मान 7 आ गया। 12 सत्ते 84, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो फिर 7 का इसमें क्या कर देंगे? गुणा। तो ये हो गए 7 5 35 और 7 7 49। तो ये इनकी उम्र है, वास्तविक उम्र है। ये तो राम की है और ये श्याम की है। ये वास्तव में इनकी उम्र है, अनुपात नहीं है। अब पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो 35 और 7 कितने हो जाएंगे? 42। और इसमें जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 56। कितने हो जाएंगे? 56। तो इनकी उम्र का अनुपात पूछा है तो देखो 7 42 और 7 8 56, 2 3 6 और 2 4 8, यानी कि 3:4। कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपको, देखो कोई दिक्कत नहीं थी। इसने अनुपात दे रखे थे 5:7, योग दे रखा है तो इनको जोड़ दो और यदि अंतर दिया है तो इनमें से इसको घटा दो। योग दिया था 7 और 5 12 कर दिए, एक का मान निकाल लिया, 12 कम 12 और 12 7 84। 100% ये योग और अंतर उस प्रकार से देगा कि या तो इस अंतर देगा तो अंतर से ये कटेगा और योग देगा तो योग से ये कटेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतने हार्ड टिपिकल सवाल नहीं आने वाले आपको। तो एक का मान निकाल करके और फिर 7 का मैंने इनमें गुणा कर दिया, ये इनकी उम्र आई थी वर्तमान। फिर 7 साल बाद, तो 7 साल बाद में 7 जोड़ दिया मैंने बाद के लिए, वो 42 और 56 हुई। और 42 और 56 हुई तो फिर इनको काट दिया, ये आ गया अनुपात 3:4। कितना आ गया? 3:4। अब देखो ये दूसरा सवाल। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह स्वयं की 60% रह जाती है। कोई संख्या है, कुछ भी हो सकती है, XYZ। अब उसमें से 40 घटाया जाता है, कितना घटा जाता है? 40। तो वह उस संख्या कितना रह जाती है? 60% रह जाती है। जैसे माना कि संख्या x है, अब मैं इस x में से 40 घटा दूं, घटाने की बात कर रहा है, घटा दिया 40, तो ये क्या कह रहा है कि ये इसकी कितनी हो जाएगी? 60%, यानी x की 60%। और प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए 100 का क्या देते हैं? भाग। 0 से 0, 2 3 6 और 2 5 10। तो ये हो गया आपका x - 40 बराबर
3/5x। अब क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो ये x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, तो x माइनस 3/5x और माइनस का 40 उधर जाए, किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो बताओ 5x में से 3x गए, कितने बचे, 2x/5 बराबर 40, और 2 से ये कितनी बार कटा, 20 बार। कितनी बार कट गया, 20 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, 100। तो वो संख्या का 100% कितना है, वो संख्या 100 है। कितनी है, 100 है। इस प्रकार से आप इस सवाल को हल करोगे। अब देखिए अगला जो तीसरा सवाल है आपका, उसको देखो क्या कह रहा है, 2.11 इंटू 2.11 माइनस 0.11 इंटू 0.11 अपॉन 2.11 प्लस 0.11 1 देखो मैं इनको पॉइंट के बाद 1 इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इसको 11 नहीं बोल सकता। दशमलव के बाद में संख्या संयुक्त रूप से नहीं बोली जाती, अलग अलग करके बोली जाती है। ठीक है, मैंने 11 बोल दिया तो इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, जबकि ये 11 नहीं है, ये 0.1 है, 1 है। ठीक, देखो ये दोनों समान संख्या है, बोलो है कि नहीं, ये दोनों समान संख्या है, बोलो है कि नहीं। यदि मैं इसको a मान लूं, इसको भी a मान लूं, इसको b मान लूं, तो ये भी b होगा, ये a तो ये a, ये b तो ये b, तो a इंटू a स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर अपॉन ये a माना है, ये b माना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों a ये हो गया b तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे ये हो जाएगा a प्लस b। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b, और नीचे a प्लस b, ये कटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b बचेगा। अब a माइनस b का मतलब होता है a की वैल्यू है आपके पास 2.11 माइनस b की वैल्यू है 0.11। अब इसमें से इसको घटाओगे तो ये उत्तर आ जाएगा इसका 2। देखो दशमलव के बाद में मैं दोबारा बता रहा हूं, संख्याओं को एक सामूहिक रूप में नहीं बोलते, ये मैथमेटिक्स का नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल हुआ, और इस प्रकार के सवालों में आप जोड़ भाग गुणा भागों में नहीं फंसोगे, ये कंपटीशन लेवल है। यहाँ पर प्रत्येक सेकंड का समय होता है, एक एक सेकंड बड़ी बहुमूल्य कीमती होती है। तो आप क्या करोगे, इस प्रकार के जब आपको गुणा भाग के सवाल आते हैं लगातार, तो 100% कोई ना कोई बीजगणितीय फॉर्मूला लगता है इसमें, या तो चाहे वो ए क्यू माइनस बी क्यू का हो, या ए प्लस बी का होल क्यू बन रहा हो, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा हो, या माइनस कुछ भी बन रहा हो फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है, कहीं बोल दो कि मैं क्या बोल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस के आयोटा बी। आयोटा एक काल्पनिक संख्या होती है, वो मैं इतना स्तर नहीं है हमारा, तो इस हिसाब से बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे, देखो चौथा। देखिए ये चौथा सवाल है हमारा। देखिए ये तो सवाल बहुत हैं गणितीय में, लेकिन जो मुझको लग रहा है कि ये आपके लिए आ सकता है, ऐसे मैं करा रहा हूं, और आप अभ्यास कीजिए। आपके पास जो भी बुक है उसमें से इस चैप्टर को निकाल करके। ठीक है, सवाल है आपका परसेंटेज का, यदि P Q से 10% कम है, यदि P Q से 10% कम है तो Q P से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो ये बोल रहा है कि P Q से 10% कम है, जो P है वो Q से, एक तो P है और एक क्या है, Q है। मान के चलो Q की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो P Q से 10% कम बता रहा है, तो 100 का 10% 10 होता है, तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो फिर Q P से कितना परसेंट अधिक है, तो जो ये Q है इस P से कितना परसेंट अधिक है, तो इन दोनों में कमी और अधिकता का जो अंतर है वो है 10। ठीक है, अब मेरी बात सुनो या ध्यान से, QP से, यानी कि अब निकाल रहे P पर, किसकी, Q की, तो Q की जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो ऊपर। अब कितना अधिक हो गया ये, 90 और 100 में कितना फर्क है बताओ, 10 का है कि नहीं, तो 10 का फर्क है। अब वो फर्क 100 पर नहीं, कितने पर है, 90 पर। इसको ध्यान रखना, नीचे 100 नहीं रखना है। ये P से बोल रहा है तो P की जगह मैंने कितना रख दिया, 90 रख दिया, क्योंकि यहां P की वैल्यू कितनी है, 90। 90 से ये 10 अधिक है तो मान 90 पर निकल रहा है, इसलिए मैंने 10/90 और परसेंटेज के लिए गुणा किसका कर देंगे, 100 का, क्योंकि इसने पूछा कितने परसेंट अधिक है। यदि नॉर्मल पूछता तो मैं 100 का गुणा नहीं करता। तो 0 से 0, तो ये हो जाएगा 100/9, 100 हो जाएगा 10 × 10।
अब ये देखो 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 1 10, 9 एकम 9 1, तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। तो जो Q है वो P से कितना परसेंट अधिक है? 11 सही 1/9%। दोबारा देखिए, आप सवाल को ढंग से समझिए। देखो चीजें जब तक ढंग से क्लियर नहीं होंगी ना, मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा रूल है, यदि आप एक एक स्टेप को इसकी को समझ गए ना, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सरल है गणित बहुत, यदि समझने चाहो तो, अन्यथा बहुत हार्ड होती है। देखो मैं बोल रहा हूं कि पी क्यू से 10% कम है, तो प्रतिशत हमेशा 100 पर ज्ञात करते हैं, भली भांति जानते हैं हम लोग। तो 100 में से मैंने 10 घटाया तो पी का मान कितना आया? 90। फिर बोल रहा है कि क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है? अरे क्यू मैंने 100 माना था, ये 10% कम था, तो इसकी वैल्यू 90 हो गई। अब फिर इसका मान पूछ रहा है कि ये क्यू कितना अधिक है? अरे भैया 10 अधिक है, नॉर्मली तो पूछे तो संख्या में तो। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो 10 अधिक है, कितने पर? 90 पर, 100 पर नहीं, 90 पर। और प्रतिशत के लिए किसके गुणा कर देंगे? 100 का, और 100 को गुणा कर देंगे तो एक काटा पीटी करके 100 में 9 का भाग दिया, और ये आया आपका 11 सही 1/9%। इधर देखो, यदि पेट्रोल के मूल्य में 10% वृद्धि की जाए तथा उसके बाद 10% कमी कर दी जाए, तो पेट्रोल के मूल्य में कितने परसेंट कमी या वृद्धि होगी? ध्यान रखना, इस प्रकार के सवाल कहीं भी आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में दिखे, और ये सवाल बहुत बढ़िया एग्जामों में आते हैं। यदि उतने ही परसेंट वृद्धि हो रही है और उतने ही परसेंट कमी हो रही है, ध्यान देना मेरी बात को, यदि किसी भी वस्तु के मूल्य में उतने जितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है उतने ही परसेंट की कमी हो रही है, तो फिर जो लास्ट में परसेंट कमी या वृद्धि जो होगी वो हमेशा कमी होगी। वो क्या होगी? कमी होगी। और जो प्रतिशत कमी या वृद्धि, प्रतिशत कमी या वृद्धि, इसका होल स्क्वायर करके और 100 का क्या दे देंगे इसमें? भाग। ये होता है इसका सूत्र। सूत्र ध्यान मत रखो भले, आप तो ये देखो कि जितने परसेंट की वृद्धि है उतने ही परसेंट की कमी है, तो किसी भी एक मान का आप स्क्वायर कर दोगे, या तो परसेंट कमी का या परसेंट वृद्धि का। तो देखो दोनों जगह मान समान ही है, तो 10 का स्क्वायर करके और भाग दे देंगे किसका? 100 का। 10 का स्क्वायर 100 और नीचे 100, 100 इंटू 100 1। इसका मतलब इसमें पेट्रोल के मूल्य में फाइनली 1% की क्या होगी? कमी होगी। इस प्रकार के सवालों को ऐसे ही हल करोगे, यदि जितने परसेंट की कमी हो रही है उतने ही परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो फिर आप किसी भी एक मान को, क्योंकि दोनों वैल्यू समान होती है, वर्ग करके 100 का भाग दे देंगे, वो फाइनली आपकी परसेंटेज कमी आएगी। इस प्रकार के सवालों में हमेशा क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि नहीं होती। ठीक है साथियों, तो ये आपका मैथमेटिक्स संबंधित कुछ प्रश्न थे जो मैंने कराए थे। आगे आपके कल कोई अलग और दूसरा टॉपिक लेंगे रीजनिंग का, ठीक है। और रीजनिंग के अब बहुत सिंपल टॉपिक रह गए, दर्पण प्रतिबिंब और ये नॉर्मली, क्योंकि बाकी जो अच्छे अच्छे टॉपिक थे वो हमारे हो गए। ये 15वां 16वां चैप्टर था हमारा जो कंप्लीट हुआ है। अब मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि सारी चीजें आपकी मेरे साथ साथ क्लियर हो रही होंगी, अभ्यास आप लगातार कर रहे होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतना अनवरत रूप से आप लगातार मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।